नमस्कार। मैं पटना से ऋषिकेश नारायण सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव के लिए बिगुल बज गया है, महाबिगुल कहिए इसे। चुनाव आयोग ने आज बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं। बड़ी बात है, बड़ी खबर है, बड़ा मामला है। बिहार में चुनाव, वैसे भी बिहार की मिट्टी में ही पॉलिटिक्स है, ये कहें तो गलत ना होगा। लेकिन इस बार का चुनाव काफी मायनों में अलग होने वाला है। पहले आपको बता दें कि बिहार में इस बार ज्यादा चरणों में चुनाव नहीं होंगे, 6-7 चरणों में नहीं होंगे, मात्र 3 चरणों में चुनाव चुनाव कराए जाएंगे। आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को। पिछली बार काउंटिंग 8 नवंबर को हुई थी, इस बार सिर्फ 2 दिन की देरी हुई है कोरोना इफेक्ट को देखते हुए। 10 नवंबर को इस बार बिहार में नई सरकार बन जाएगी। अब सरकार किसकी बनती है? जनता मालिक है, जनता चुनेगी। हमारा काम रिपोर्टिंग करना है, आप तक पहुंचाना है कि भाई आपने किसको चुना है। अब रही बात कोरोना काल में चुनाव की, तो चुनाव आयोग ने अपने भाषण में सुनील अरोड़ा ने साफ कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार 70 से ज्यादा देशों में चुनाव टाले गए कोरोना को लेकर, और ऐसे में बिहार में चुनाव कराना एक ऐतिहासिक कदम है। काफी नई बातें मिलेंगी, काफी नई चीजें वोटरों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक जी, उन्हीं के पास चलते हैं। अभिषेक जी, बताइए क्या नया देखने को मिलेगा इस बार बिहार के चुनाव में? देखिए ऋषि नारायण जी, मैं अपने दर्शकों को, हम लोग अपने एनवीटी के दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 40 से 50 मिनट की हुई थी, तो उसमें कई बातें कही गई थी। लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उस 50 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो जनता के उपयोग की चीजें हैं, उनके काम की चीज है, उसको हम उन तक पहुंचाएं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि मैं सबसे पहले मैं उनको बता दूं, जनता को, अपने वोटरों को बताने की कोशिश करूं कि ये जो चुनाव होंगे वो 3 फेज में कैसे कैसे होंगे। तो पहले चरण में 16 जिलों में वोटिंग होगी, उसमें 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 17 जिले की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और तीसरे चरण, जो अंतिम चरण होगा, वो 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और तारीख आप जैसा कि बता चुके हैं, डेट याद करने का आसान तरीका ये है, 28, 3, 7, 10, बस इतना ही याद रखना है। मतलब 28 को पहली वोटिंग, 3 को दूसरी वोटिंग, 3 नवंबर को, 7 नवंबर को तीसरी वोटिंग, और 10 नवंबर को काउंटिंग, मतलब चुनाव संपन्न। मतलब दशहरा से चीजें शुरू होंगी और दिवाली से पहले खत्म हो जाएंगी। अब हम जाते हैं कि वोटर और कार्यकर्ता, मतलब यूं कहें कि वोटर में से ही कुछ लोग कार्यकर्ता का भी काम करते हैं, तो हमें उनके काम की चीज क्या क्या जाननी है, उनमें उसमें काम की बातें क्या क्या है। तो सबसे बड़ी चीज है कि वोटरों के लिहाज से सबसे बड़ी चीज है इस बार कोरोना काल में कि इस बार वोटिंग होगी, और सबसे बड़ी बात है जो कोरोना पेशेंट है उनको भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। तो लेकिन उनको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। मतलब अब तक क्या होता था, ग्रामीण इलाकों में खासकर देखेंगे कि सबसे पहले वोट डालने की आपाधापी देखी जाती है। लेकिन इस बार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जो भी संक्रमित लोग हैं, उनको वोटिंग आवर के सबसे लास्ट आवर जो होगा उसमें वोट डाल पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज है इसमें कि वोटिंग का टाइम अब बढ़ा दिया गया है। इसी बात को ध्यान रखते हो कि थोड़ा डिफरेंस हो, कोई भीड़ भाड़ ना हो, तो ज्यादा समय दिया गया वोटिंग का। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। अब तो समय बढ़ा दिया गया। पहले 5 बजे तक सब पहुंच जाते थे, नक्सल प्रभावित इलाकों तो वहां 3 बजे ही खत्म हो जाते थे, लेकिन इस बार 7 बजे तक ही वोटिंग होगी। और ये सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाए, मतदान कर्मी सुरक्षित हो, सुरक्षा वहाँ जो पुलिसकर्मी होंगे वो सुरक्षित हो, इसका ध्यान रखते हुए वहाँ 6 लाख पीपी किट और 46 लाख मास्क चुनाव आयोग वहां पर आवंटित करेगी चुनाव कर्मचारियों को। ये एक चीज जानने की जरूरत है। तो जो भी चुनाव कार्य के ड्यूटी में जो भी लोग लगेंगे, वो मतलब अपना अधिकार समझें और उस चीज को जागरूक होकर के अपना इन सब पीपी किट वगैरह का सरकार से डिमांड करें। अपने स्थानीय ब्लॉक में जहां से उनको सामान आवंटित होते हैं, वहां जाकर के वो करें। और बीच में आपको रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों को एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये चुनाव की एक भावी तस्वीर है, इसे सब लोग देखें, समझें। कोरोना का समय है, काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है ये बीमारी। आपने देखा कि अभी तक लाखों लोग इससे पीड़ित हुए हैं पूरे देश भर में। बिहार में ही आंकड़ा अकेले 2 लाख के करीब पहुंचने को है।
सोशल डिस्टेंसिंग ये पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वोटों के लिए आपाधापी में ना रहें। ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीर आपको बता रही है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोट डाल सकते हैं। आपाधापी नहीं करनी है, सबको बराबर समय मिलेगा, ढंग का समय मिलेगा वोट डालने के लिए, आप वोटिंग कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों से अपील करेंगे, एनबीटी की एक जिम्मेदार वेबसाइट और न्यूज के नाते, हम न्यूज के पत्रकारों के नाते हम लोगों की एक अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। मास्क, सैनिटाइजर, मास्क तो लेकर बिल्कुल साथ में जाएं, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और ये हमारी अपील है। हाँ अभिषेक, आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कार्यकर्ताओं के लिहाज से, खास कर करके कि इस बार रैलियां नहीं होंगी, एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। ये चीज जान लीजिए कि कार्यकर्ता अपने गांव कस्बे में भी, स्थानीय लेवल पर भी रैली करने की या छोटा मोटा भीड़ जुटाने की कोशिश ना करें। इसका इसका उन्होंने विकल्प के तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि आप 4 लोग 5 लोग मिलकर के, अधिकतम 5 लोग मिलकर करके लोगों के घर जाएं, मतलब डोर टू डोर कैंपेन जो हम कह सकते हैं। आज से ये जब आजादी के बाद के जो चुनाव होते थे, नीतीश कुमार बड़े पुराने नेता हैं, लालू यादव पुराने नेता थे, जो जिस दौर में उन्होंने राजनीति शुरू की, वही दौर फिर से एक तरीके से लौटता हुआ दिखेगा हमें कि लोग 4-4 5-5 लोगों की संख्या में नेता लोग जाएंगे, हाथ जोड़ते हुए घरों में जाएंगे, गलियों में घूमेंगे। तो ये इससे एक चीज और फायदा होगा कि जनता उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएगी। और एक चीज और कहूंगा कि इस बार जो नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया है, ये भी ऑनलाइन किया जा सकता है इस बार। और जब नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे तो बहुत गाड़ियों का काफिला ले जाया जा सकता है, 1-2 गाड़ियां ले जानी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं ऋषि जी, मैं कहूंगा। इसलिए काफी कुछ अलग होने वाला है ये चुनाव इस बार। मतलब एक जनता के लिए सबसे बड़ा चुनौती तो प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए तो है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती जनता के लिए, क्योंकि ये सारा कुछ दारोमदार उनके पैसेंस और उनके धैर्य का ही होगा। क्योंकि वोटिंग से लेकर के सारी प्रक्रिया में उन्हें ही शामिल होना है। फील्ड में जमीनी स्तर पर असली चीज सफल बनाना उन्हीं का काम है। चुनाव आयोग सिर्फ रूल बना सकती है, उसको लागू करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन लागू करवाना और करना ये जनता के ही हाथ में होगा। ऋषि जी। जी बिल्कुल अभिषेक, मतलब इसमें कई नई चीजें हैं, लोगों का कई नई चीजों से वास्ता पड़ेगा। ये पहली बार हुआ कि जब हथियार के तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ ईवीएम ही नहीं बल्कि फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, ये सब चीजें होंगी। इस हथियार के साथ चुनाव तो लड़ेंगे ही अप्रत्याशी, और साथ ही चुनाव आयोग जो है लोगों को इन हथियारों से लैस करेगा ताकि कोरोना के खतरे से दूर रहकर एक स्वच्छ साफ सुथरी वोटिंग हो सके, जिस पर कोई ऐतराज न करे और ना किसी के शरीर को कोई नुकसान हो। लेकिन हाँ अभिषेक, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि इस चुनाव में अगर देखा जाए तो फायदा किसे होने वाला है? ये एक बड़ा लाख टके का सवाल है, ये जानना चाहेंगे। ये एक तरीके से मैं बताऊं, आप अगर राउंड फिगर में देखें तो जो आप पिछले मतलब खास करके 90 के बाद के चुनाव को देखें तो धन बल का बहुत उपयोग होने लगा था हमारे यहाँ चुनाव में। मतलब बड़ी बड़ी रैलियां कराना, आप देखेंगे कि पिछले साल कुछ बाहुबलियों ने अपने यहाँ रैलियां कराई, तो उसमें यहाँ तक कि वो रैली में आने वाले लोगों को पुलाव और राजमा चावल, पुलाव, पूड़ी, सब कुछ सारी वेराइटी पर जैसे लगता है कोई शादी का भोज हो। तो ये सब चीजें एक छोटे कैंडिडेट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, किसी आम आदमी को, किसी युवा को चुनाव में आना या चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना। तो इस बार जब ये एक तरीके से कहते हैं ना, अपने हम बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं हमारे देश में कि प्रकृति अपना स्वरूप खुद ही बदलती है, तो कहे ना, यूं कहे कि हमारे यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया महंगी होती जा रही थी, एक तरीके से ये कोरोना काल आने से वो एक तरीके से सस्ती हो गई है। मतलब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचार करेंगे, व्हाट्सएप के जरिए आप प्रचार करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत ही कम खर्चे में आप इसके लिए बहुत कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त भीड़ जुटाने के लिए पैसे, गाड़ी बल, धन बल की जरूरत नहीं है। तो इससे मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा इस बार के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट को, या फिर जो पार्टियों से भी जो कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो कि नए हैं, युवा हैं, जिनके पास धन बल नहीं है, वो आइडियोलॉजी के साथ आए हैं, विचारधारा के साथ आए हैं, तो उनको शायद फायदा हो। वो सपोज कीजिए किसी का वो अच्छा कोई भाषण देता है तो फेसबुक पर उसका भाषण वायरल हो सकता है उसके इलाके में, उससे वो फेमस हो सकता है, उसके लिए उसको रैली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा मुझे लगता है कि इससे जो नए युवा प्रत्याशी है खास करके, और जो धन बल से मजबूत नहीं है लेकिन वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर अवसर इस बार प्रदान होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक। इस बात पे
बिल्कुल गौर करने लायक है कि प्रकृति अपना जो बैलेंस है वो एडजस्ट करती है, बदल अपने आप को संतुलित करती है। ये संतुलन ही नहीं, एक मौका है वैसे प्रत्याशियों के लिए, वैसे उम्मीदवारों के लिए जो कम खर्च में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो ज़्यादा पैसे, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। पहले कहा जाता था कि चुनाव लड़ना, टिकट लेना पैसे का खेल है, लेकिन इस बार के चुनाव में पैसे से ज़्यादा सोशल मीडिया का खेल दिखेगा। खेल ना कहें इसे, सोशल मीडिया का चमत्कार कहें तो ज़्यादा उचित होगा। कोरोना ने ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया है, ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो लोगों के बीच उतनी बड़ी रैलियाँ नहीं कर सकते हैं, जो कि एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है बिहार में, धन पशु, जो उस तरह के कैंडिडेट्स करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी परिपाटी है। हम उम्मीद करें कि ऐसी परिपाटी बनी रहे, कोरोना ना रहे, लेकिन ऐसी परिपाटी बिल्कुल बनी रहे। नवभारत टाइम्स के दर्शकों का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आपने इस चुनाव को देखा, विश्लेषण किया कि भई इस बार चुनाव में ऐसा क्या होना है, क्या नया है, क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व अच्छे से संपन्न हो। हम फिर से अपील करेंगे नवभारत टाइम्स के दर्शकों से कि आप वोट करते समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीज़ें, नियमों का पालन ज़रूर करें, ताकि आप कोरोना के खतरे से दूर रहकर अपना वोट डाल सकें और नई सरकार के गठन में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। धन्यवाद।